स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 हिंदी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को आज की इस वीडियो में देखेंगे, जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए जो आपका है क्लास 9 का टर्म 2 का एग्ज़ाम जो है आपका एग्ज़ाम के लिए जो है इस चैनल पर क्लास 9 के लिए तैयारी होना शुरू हो चुका है। और जो है आपका जो है मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है वीडियो भी अपलोड हो चुका है। अगर ना देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और आपका जो है मॉडल पेपर क्लास 9 का जो है 23 तारीख से पहले आ जाएगा, जो तैयार हो चुका है। लेकिन जारी कब किया जाएगा तो 23 तारीख से जो आपका पहले जारी हो जाएगा। इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपका जो है मॉडल पेपर का इस पर फुल सोल्यूशन कराया जाएगा क्लास 9 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देते हो आपका तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपका जो एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो आपका परीक्षा कब होगा तो आपका जो टर्म 2 का एग्ज़ाम जो है जून में लिया जाएगा। आपका जो है टर्म 2 का एग्ज़ाम। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितना भी सिलेबस आपको जो टर्म 2 में पढ़ना है वो सभी सिलेबस में जितना भी चैप्टर जो आपका टर्म 2 में आने वाला है तो सभी चैप्टरों को मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए मैं इससे पहले भी जो है कुछ महत्वपूर्ण चैप्टरों का जो है वीडियो अपलोड हो चुका है महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न का। अगर उसे ना देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में देखेंगे जो आपका हिंदी का चैप्टर 3 है कि रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर, क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका इसमें एमसीक्यू रहेगा, वेरी शॉर्ट रहेगा और लॉन्ग प्रश्न रहेगा। मतलब जो आपका जो है क्लास 9 का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न में कैसा पैटर्न रहेगा तो सबसे पहले आपको जो है ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, और उसके बाद वेरी शॉर्ट, उसके बाद शॉर्ट, उसके बाद जो है लॉन्ग, यानी चार प्रकार का जो आपका सब्जेक्टिव में प्रश्न का पैटर्न रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भी 4 प्रकार का जो है प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे, तो इसलिए वीडियो पर अंत तक बना रहिएगा। और आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका जो है मॉडल पेपर का सोल्यूशन इस चैनल पर पूरी अच्छी तरह से कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न है रीढ़ की हड्डी का कि रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जब लेखक का बात होता है। तो आप जितना भी आपको जो है हिंदी इंग्लिश में जितना भी आपको चैप्टर है सभी का जो है आप ऑथर लेखक का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका वहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी का एकांकी के लेखक कौन है तो जगदीश चंद्र माथुर। देखिए जो आपका एमसीक्यू में ही आपको जो है वेरी शॉर्ट भी यहाँ से आपका जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है एमसीक्यू टाइप का ही जो आपका वेरी शॉर्ट का प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए जो है आपको जो है जितना भी एमसीक्यू बताएंगे सभी को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि आपका यहाँ से वेरी शॉर्ट भी पूछ सकता है। उसके बाद देखिए आपका जो 2 नंबर का प्रश्न पूछा है कि परमात्मा के यहाँ अक्ल बांट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या, यह कथन किसका है। मतलब जो आप इस बार जब दिमाग बांट रहा था तो कहाँ था इसमें बताएगा, तो किसका कथन तो राम स्वरूप का, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए आपका जो 3 नंबर का प्रश्न है कि प्रेमा का रंग कैसा था। जो प्रेमा था उसका रंग कैसा था तो उसका रंग था गांधुमी, यानी जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंधुमी, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि रामस्वरूप की बेटी का क्या नाम है। रामस्वरूप की जो बेटी है उसका नाम क्या था तो उमा नाम था। आपको वेरी शॉर्ट में ये सब प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए जो जितना भी मैं एमसीक्यू आपको जो बता रहा हूँ एमसीक्यू, इसमें आपको जो टोटल 25 एमसीक्यू बताने वाला हूँ, जिससे आपको जो वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू यहाँ से आपको पूछ सकता है रीढ़ की हड्डी चैप्टर से। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए कि आपका जो है रीढ़ की हड्डी चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। आगे देखिए आपका जो 5 नंबर का प्रश्न है कि बाबू गोपाल प्रसाद कैसे महाशय है। बाबू जो गोपाल प्रसाद कैसे महाशय है तो फिरत्ती है, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा फिरत्ती। उसके बाद देखिए आपका 6 नंबर का प्रश्न है राम स्वरूप के अनुसार कचौरियाँ उस जमाने में पैसे की कितनी आती थी। मतलब उस समय पैसे कितने थे 2 आती थी, मतलब ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो 7 नंबर का प्रश्न कि गोपाल प्रसाद और शंकर उमा के नाक पर क्या देखकर चौंक जाते हैं। तो क्या देखकर चौंकते हैं तो चश्मा को देखकर जो चौंक जाता है उमा के नाक पर। आगे देखिए आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि उमा किसका गीत गाती है। उमा जो है लड़की जो है रामस्वरूप का बेटी उस किसका गीत गाती है तो मीरा का, यानी जो आपका ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। ये सब जो आपको है वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है और एमसीक्यू में भी, इसलिए सभी को आप अच्छी तरह से जरूर देखिएगा।
आगे देखिए आपका जो 9 नंबर का प्रश्न है कि शंकर किसके इर्द गिर्द घूमते हुए भगाया गया था। तो किसके, तो गर्ल्स हॉस्टल, यानी जो आपका बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। शंकर को जहाँ कहाँ से भगाया, तो गर्ल्स हॉस्टल से भगाया गया था। उसके बाद देखिए आपका जो 10 नंबर का प्रश्न है कि उमा ने कौन सी परीक्षा पास की। उमा जो है कौन सी परीक्षा पास की, जो रामस्वरूप की बेटी थी, तो बीए की परीक्षा पास की, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। इसमें इस लड़की को छुपाया जाता था कि ये 10वीं तक पढ़ी लिखी है। आगे देखिए आपका जो 11 नंबर का प्रश्न है कि शंकर लखनऊ में किस कॉलेज में पढ़ रहा था। जो शंकर है लखनऊ में किस कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मेडिकल कॉलेज में, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज में। आगे देखिए आपका जो कि शंकर कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था, तो बीएससी का परीक्षा जो उत्तीर्ण कर चुका था, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए आपका जो 13 नंबर का प्रश्न है कि उमा के पति का नाम क्या है। उमा जो है उसके पति का नाम क्या है, तो राम स्वरूप है। उमा के पिता के नाम उमा के पिता के नाम क्या है, तो राम स्वरूप है, यानी राम स्वरूप के बेटी का नाम उमा था। आगे देखिए उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है कि जी हाँ वह तो रंगीन जमाना था। रंगीन जमाना यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका था, तो राम स्वरूप का, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए आपको जो 5 नंबर का प्रश्न है कि शंकर किसके पैरों से पकड़कर जो है गर्ल्स होटल से मुंह छिपाकर भागा था। किसके पैरों से जो है पैरों में पकड़कर जो गर्ल्स होटल से मुंह छिपाकर भागा था शंकर, तो नौकरानी, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, नौकरानी के पैरों में पड़कर। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है कि उमा हाथों में किस चीज़ की तस्तरी लेकर आती है, तो पानी की, यानी जो आपका सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सभी को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि आपका जो 3 चैप्टर, यानी जो आपका कृतिका चैप्टर है, कृतिका जो बुक है उसमें आपका जो 3 चैप्टर रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। और आपको जो हिंदी में कौन सा जो बुक चलता है आप जरूर कमेंट में बताइएगा। उसके बाद देखिए आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं, या कथन किसका। मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, और शेर का जो बाल होता है शेरनी का नहीं, तो ये गोपाल प्रसाद का था, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न है कि सरकार जब ज़्यादा चीनी लेने वाले पर टैक्स लगाएगी, या कथन किसका है, तो यह था शंकर का, यानी जो है ये ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको 19 नंबर का प्रश्न है कि हाथ में चाय की ट्रे लेकर कौन आता। हाथ में जो है चाय की ट्रे लेकर कौन आता है, तो रामस्वरूप आता है, यानी उमा के पिता आते हैं। आगे देखिए आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि उमा को पसंद नहीं है। उमा को पसंद क्या नहीं है, तो प्रसाधन सामग्री पसंद नहीं, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो 21 नंबर का प्रश्न है कि रामस्वरूप के नौकर का क्या नाम है। जो रामस्वरूप है उसके नौकर का नाम था रतन, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। ये सब आपको जो वेरी शॉर्ट में जरूर पूछ सकता है, इसलिए आप सभी को जो जितना भी बता रहे सभी को अच्छी तरह से जरूर देखिएगा और याद भी जरूर कर लीजिएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है कि बाबू गोपाल प्रसाद का व्यवसाय क्या है, तो उसका क्या था, तो वकालत था, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है कि बाबू गोपाल प्रसाद विवाह को क्या कहते हैं। विवाह को क्या कहते हैं, तो बिजनेस कहते हैं, मतलब जो विवाह करना चाहते हैं उसे बिजनेस कहते हैं, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना लिखाना बेकार कौन मानता है, तो गोपाल प्रसाद, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। अभी बोले कि जो उमा था उसको जो 10 पास कर ही उसे जो लड़का देखने गया था। उसके बाद देखिए आपको जो 25 नंबर यानी अंतिम एमसीक्यू टाइप का आपका जो प्रश्न है, इसके साथ आपका वेरी शॉर्ट भी यहाँ से समाप्त हो जाएगा कि आत्म प्रशंसा करने में कौन लगा हुआ है। आत्म प्रशंसा करने में कौन लगा हुआ है, तो गोपाल प्रसाद, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। इसका बाद जो आपका शॉर्ट और लॉन्ग यहाँ से आपका जो प्रश्न स्टार्ट होता है, तो सभी को अच्छी तरह से देखिएगा। देखिए आपका जो पहला प्रश्न है कि रामस्वरूप और जो है गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समस्या की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ का तर्क संगत है, तो उत्तर कि सबको अपना अतीत सदैव सुखदायी लगता है। हम अपने अतीत की बातें को याद करके वह मन ही मन प्रसन्न होता है। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद भी अपने अतीत को याद करके ही है, किंतु उनका अपने अतीत की तुलना वर्तमान से करना उचित नहीं। समय सदा एक
सा नहीं रहता, उसमें परिवर्तन आता रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि जो पहले था वह आज भी रहे। इस प्रकार अतीत में भी सभी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कुछ चीज़ें अतीत में अच्छी रही होती होंगी तो कुछ चीज़ वर्तमान में भी अच्छी होती। केवल अतीत से चिपके रहकर वर्तमान की बुराई करना तर्क संगत नहीं है। इसी में आपको यह उत्तर बताया गया है, तो उत्तर को जरूर अच्छी तरह से देखिएगा और अपने आप से जितना भी समझ में आए और जितना भी आप इसको भी अगर शॉर्ट कर सकते तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपका जो सब्जेक्टिव जो आपका एग्ज़ाम लेगा उसका जो प्रश्न जैसे प्रश्न रहेगा उसका आगे जो आपका 3-4 लाइन जो आपका रहेगा उसमें आपको जो है पूरी अच्छी तरह से लाइनों को भरना, तभी आपको जो फुल मार्क्स यहाँ से मिलने वाला है, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछा है कि रामस्वरूप का अपनी बेटी को उचित शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना या विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता। अभी मैंने बताया कि उसको छिपाया था उसके जो है पढ़ाई को। तो देखिए उत्तर के रामस्वरूप अपनी बेटी को उचित शिक्षा दिलाता है। वह मानता है कि लड़कियों के लिए भी शिक्षा उतनी जरूरी है जितनी लड़कों के लिए होती है। वह नारी शिक्षा का पक्षधर है, किंतु जब उसे गोपाल प्रसाद के लड़के के साथ अपनी जो है बेटी का रिश्ता करना होता है तो वह अपनी बेटी की शिक्षा छिपाता है। एक लड़की का पिता होने की व्यवस्था उसे ऐसी करवाती है कि रामस्वरूप चाहता है कि उसकी बेटी का जो है विवाह गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए, परंतु गोपाल प्रसाद जो चाहते हैं कि उनकी बहू अधिक पढ़ी लिखी ना हो। अतः रामस्वरूप को विवश होकर अपने लड़कियों की उच्च शिक्षा को छिपाना पड़ता है। मतलब जो उन्हें 10वीं पास कर बताया करता है कि 10 पास है लड़की यानी उमा। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर का कि अपनी बेटी का शिक्षा तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है, इस पर आपको तर्क देना। तो उत्तर की रामस्वरूप चाहता है कि उसका जो उसकी बेटी उमा उनके सभी सवालों को उत्तर बड़े सहज भाव से दे। वह यह भी चाहते हैं कि गोपाल प्रसाद के द्वारा पूछे गए बेहुदा प्रश्नों का भी वह चुपचाप उत्तर देती जाए और उनके द्वारा किए गए अपने अपमान को जो है चुपचाप सहन कर ले, क्योंकि वे लड़के हैं। रामस्वरूप का अपनी बेटी से ऐसा व्यवहार की अपेक्षा करना बिल्कुल गलत था। आजकल लड़का और लड़की दोनों में किस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रहा है गया है। दोनों की बराबर की शिक्षा के अधिकार है और विवाह के समय केवल लड़की होने के कारण उसे चुपचाप अपमान सहना पड़ेगा या उचित नहीं है। लड़का और लड़की बराबर समान के अधिकार प्राप्त है। मतलब जो आज के समय में लड़का और लड़की जो है दोनों बराबर का हकदार है। उसके बाद देखिए आपको जो 4 नंबर का प्रश्न है कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी है? उनमें अपने विचार लिखे। मतलब ये आपको अपने से लिखना है। चलिए कोई बात नहीं, इस प्रश्न में भी देख सकते हैं कि कैसे बताया गया है। तो आपका उत्तर है कि गोपाल प्रसाद विवाह की वांछित आराम करते हुए विवाह को जो बिजनेस का अर्थ है व्यापार। व्यापार से निर्जीव वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता तथा उनके द्वारा विवाह जैसा पवित्र बंधन को बिजनेस कहा ना बिल्कुल अनुचित। दूसरी ओर रामस्वरूप गोपाल प्रसाद के पुत्र के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए अपनी बेटी की जो उच्च शिक्षा को छिपाता। गोपाल प्रसाद अपने बेटे के लिए कम पढ़ी लड़की चाहते हैं। रामस्वरूप द्वारा अपनी बेटी की पसंद और नापसंद ध्यान ना रखना और जो है जबरन उसका विवाह करना भी उचित नहीं है। अतः गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप दोनों ही समान रूप से अपराधी है। मतलब जो है रामस्वरूप भी जो अपना बेटी का शिक्षा छिपाया उन्हें भी अपराधी माना जाता है और जो है शंकर जो आपकी उस विवाह को जो बिजनेस समझता है उससे भी अपराधी माना जाता है। यही दोनों का जो है सजा है। उसके बाद देखिए आपको जो 5 नंबर का प्रश्न है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या मतलब रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। मतलब जो है इसमें जो है नाटक के रूप में रीढ़ की हड्डी के बारे में बताया गया था कि जो शंकर है उसे रीढ़ की हड्डी है या नहीं है, क्योंकि उसे जो स्कूल से भगाया गया था इसी के बारे में बताया गया मार मार कर। तो उत्तर की इसके साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस लड़के के लिए गोपाल प्रसाद हर प्रकार से परिपूर्ण लड़की अपने बेटे शंकर के साथ चाहते थे, शंकर स्वयं रीढ़ की हड्डी से रहित था, अर्थात पूर्ण रूप से अपने पिता पर आश्रित था। साथ ही वह जो है
तथा झुककर चलता था। शंकर अपने लिए अत्यंत सुंदर लड़की के लिए तलाश में था, जबकि उसमें अपने में बहुत सारी कमियां थी। उसकी रीढ़ की हड्डी ना होने और ठीक प्रकार से खड़ा ना हो पाना उसकी सबसे बड़ी जो है कमी थी। उमा ने यह कहा उसकी इसी कमी की ओर संकेत करती है। मतलब जो है शंकर जो है न चल पाता था अच्छा से, न ही जो खड़ा हो पाता था, मतलब वो झुका रहता था। तो इसी के बारे में जो उमा ने संकेत दिया था। तो 6 नंबर का प्रश्न आपका है कि शंकर जैसा लड़का या उमा जैसी लड़की समाज को कैसा व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सभी को देख लीजिएगा। आपको यहाँ टोटल 11 प्रश्नों को बताया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला और आपके एग्जाम बोर्ड के लिए भी। तो उत्तर है आपका कि आज समाज को उमा जैसी लड़की की आवश्यकता है। शंकर जैसे लड़के समाज को किसी भी रूप में ऊंचा उठाने में योगदान नहीं दे सकता है। वह पढ़ा लिखा तो अवश्य है, किंतु वह चारित्रिक है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से इतना दृढ़ नहीं है कि वह समाज को नई दिशा दे सके। दूसरी ओर जो वर्तमान नारी की सच्चार्थ प्रतिमूर्ति है, वह अन्याय का डटकर जो विरोध करने वाली, उसमें रूढ़ी और कुरीतियों से लड़ने का जो है साहस हुआ, अन्यास के चुपचाप सहन जो है करके उसे बढ़ावा देने वाली नहीं है। वह लड़का और लड़की के भेदभाव को समाप्त कर देना चाहती है। कौन? तो उमा ये सब करना चाहती थी। उमा अपने समाज को एक नई दिशा देना में सक्षम था। आज समाज को उमा जैसी व्यक्तित्व का जरूरत है। मतलब उमा बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी भी थी और साथ ही है जो है अपना जो है शिक्षा से साथ बहुत ही ज़्यादा परिपूर्ण भी थी। तो उसके बाद 7 नंबर का आपका प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी जो है शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करना है। तो उत्तर की आपका कि गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी किंतु अत्यंत सुंदर बहू चाहते थे। कम पढ़ी लिखी भी और सुंदर भी हो, तो चरित्रहीन हो, तो साथ ही शारीरिक दृष्टि से अपंग भी है तथा पूर्ण रूप से अपने पिता पर आश्रित है। वह ठीक प्रकार से खड़ा नहीं है, तो आप पता क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। इस प्रकार इस एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी अत्यंत समर्थक है। मतलब जो रीढ़ की हड्डी, इस कहानी का जो नाम ही रीढ़ की हड्डी क्यों पड़ा, तो क्योंकि शंकर जो है इस अपने गलतियों को ऐसा किया था, इसीलिए। उसके बाद देखिए आपका जो 8 नंबर का प्रश्न है कि कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं, क्यों? उत्तर है कथा वस्तु के आधार पर एकांकी के मुख्य पात्र उमा है। एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? तो उमा है। कोई भी लेखक जिस प्रकार के माध्यम से अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, वही कथा वस्तु का मुख्य पात्र होता है। इस एकांकी में भी लेखक ने अपने दृश्य की पूर्ति उमा के साथ की है। उमा की ही स्पष्ट करती है वर्तमान समाज में लड़का और लड़की का भेदभाव करना उचित नहीं है। दोनों को समान शिक्षा का समान अधिकार और बराबर समान मिलना चाहिए। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है कि एकांकी के आधार पर जो है रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक व्यवस्था को बताइए। मतलब जो शंकर के पिता और उमा के पिता के बारे में बताना है। तो उस उत्तर आपका है कि गोपाल प्रसाद में लड़के का पिता होने की ऐंठ है। रामस्वरूप अधेड़ उम्र की व्यक्ति है। वह किसी भी प्रकार अपनी बेटी का रिश्ता गोपाल प्रसाद के बेटे से कर देना चाहता है। इसी कारण वह अपनी बेटी की उस शिक्षा को भी छिपाता है। वह नारी शक्ति का जो है पक्षधर है, किंतु नारी को पूर्ण अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। गोपाल प्रसाद तो नारी का शत्रु जो है दिखाई देता है। वह नारी की शिक्षा का प्रबल विरोधी है। वह आज भी जो है नारी को घर के 4 दीवारी में बंद करने रखना चाहता है। वह अत्यंत दक्यानुसी और अपने अस्तित्व में चिपका हुआ रहने वाला व्यक्ति है। उसमें मत में इस संसार में समस्त समान और अधिकार का एकमात्र हकदार पुरुष है। मतलब जो है गोपाल प्रसाद चाहता था कि जो जितना भी संसार में है उसमें सबसे ज़्यादा हकदार पुरुषों को होना चाहिए, महिलाओं का नहीं है। ये गोपाल प्रसाद की जो है कमियाँ थी। आगे देखिए आपको जो 10 नंबर का प्रश्न है, इसके बाद हम लोग लास्ट प्रश्न को देखेंगे। और आपको जितना भी प्रश्न बता रहे सभी को कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और जो है आपको जितना भी इसमें समझ आए और आप अपने से जितना भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर का प्रश्न है कि इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए।
आपको जब एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे नहीं पूछेगा कि इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, तो पूछेगा रीढ़ की हड्डी का एकांकी का उद्देश्य क्या है, लिखिए। तो उत्तर के रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी में लेखक ने स्पष्ट किया है कि लड़के और लड़की का भेदभाव करना उचित नहीं है। लड़के भी उच्च शिक्षा के साथ सम्मान की अधिकारिणी है। विवाह के नाम पर उसे तरह तरह के सवाल पूछकर उसे अपमानित करना उचित नहीं है। आज लड़कियां भी लड़के के समान उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, अतः उन्हें भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। मतलब जो है लड़की को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको जो 11 नंबर का प्रश्न है कि समाज में महिलाओं की उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन से प्रयास कर सकते हैं। उत्तर है यत्र नर्यास्तु पूजन्तु रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी की प्रगति का मुख्य आधार शिक्षा अतः सर्वप्रथम नारी को शिक्षित किया जाना चाहिए। नारी को पुरुष के समान अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए समाज को जागरूक करना चाहिए। महिलाओं की किसी भी मान्य में पुरुषों से कम नहीं है और महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को लागू करवाने के लिए प्रयास करने चाहिए और प्रत्येक महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। मैं भी आपसे कुछ पूछ सकता हूं कि आपका जो है इस पाठ से जो भी शिक्षा मिला है, और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर आप को लड़की और लड़के में भेदभाव दिया जाए तो आप क्या करेंगे, कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ जो आपका है रीढ़ की हड्डी जो आपका है, इसमें महत्वपूर्ण भी आज सब्जेक्टिव प्रश्नों को समाप्त किया गया और इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर मॉडल पेपर को भी कराया जाएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर किया। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और अपने इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट में दीजिएगा।